Hello friends, welcome in my channel SPD999. This is Vikas and this lecture is all about NumPy. NumPy एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है पाइथन की। तो हम लोग समझेंगे कि NumPy में किस तरीके से काम होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है डेवलपमेंट में या फिर मशीन लर्निंग में हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं। एक ओवरव्यू आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में अबाउट NumPy। तो हम लोग एरे के बारे में समझेंगे, स्लाइसिंग स्प्लाइसिंग ऑपरेशंस बहुत सारे जो होते हैं एरे पे। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग और वेक्टराइजेशन से कॉन्सेप्ट हैं और यूनिवर्सल कुछ फंक्शंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग समझने वाले हैं कि एरे क्या है, क्योंकि NumPy बेसिकली एक ऐसी लाइब्रेरी है जो एरे पे ऑपरेशंस करती है। एरेज को हैंडल करने के लिए इसको बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एरे इज समथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी बड़ी लाइब्रेरी सिर्फ एरे को हैंडल करने के लिए बनाई गई है। तो एरे मतलब कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। तो आप समझिए, अगर आपने कोर पाइथन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एरे क्या होता है, या कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है। बट अगर आपने कोर पाइथन नहीं पढ़ा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से पहले पढ़ लीजिए। जब तक आप कोर पाइथन नहीं पढ़ लेते आपको NumPy समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पाइथन की ही लाइब्रेरी है। तो कोर पाइथन कंपलसरी है इसको पढ़ने के लिए। तो एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जहां पे सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन रखा होता है, होमोजीनियस वैल्यूज होती हैं उनको बोलते हैं, तो उसी को हम एरे कहते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यूज है तो ये इंटीजर्स का एरे है, फ्लोट टाइप की वैल्यूज हैं तो फ्लोट टाइप का एरे है, और यहाँ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज हैं तो स्ट्रिंग टाइप का एरे है। लेकिन आप यहाँ पे समझेंगे कि ये जो बना हुआ है एरे, ये पाइथन कोर पाइथन के स्टाइल से बना है, एक तरह की लिस्ट है ये। और NumPy में कैसे बनाते हैं वो अभी देखेंगे। एरे बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि आप देखेंगे जो भी डेटा सेट आपके पास आता है, जो भी डेटा आपके पास आता है, वो बहुत सारे अलग अलग तरह के एरे का कलेक्शन ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये डेटा सेट है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, तो अगर ये वाले कॉलम को देखेंगे तो चाहे जितने नाम हो यहाँ पे, ये सारे के सारे एक एरे फॉर्म करेंगे। ये एक एरे है, स्ट्रिंग टाइप का एरे। ऐसे हिंदी इंग्लिश मैथ्स ये अलग अलग मार्क्स हैं, तो ये सब इंटीजर्स का एरे है। तो आप किसी भी तरह के डेटा के साथ डील करें, अल्टीमेटली उसे कैटेगराइज किया जाता है, उसे टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्मेट में लेकर के आया जाता है। तो टेबल फॉर्मेट में बेसिकली आपने बहुत सारे एरे ही बना रखे होते हैं। इसलिए एरे इंपॉर्टेंट है कि इतनी सारी वैल्यूज के साथ आपको, अब सोचो 1 करोड़ स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज है, किसी भी तरह का डेटा है, लोगों का डेटा है। अब 1 करोड़ है, 1 लाख है, 10 लाख है, इतने बड़े डेटा में सिमिलर टाइप के जो कॉलम्स है, सिमिलर टाइप की वैल्यूज एक ही कॉलम में है, अगर सभी में कोई ऑपरेशन करना हो, सपोज हिंदी के मार्क्स बढ़ाने, 5-5 नंबर सभी में बढ़ाने हैं, तो ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो इस पूरे एरे में करना पड़ेगा आपको। तो एरे ही अल्टीमेटली आपको मिलता है किसी भी डेटा सेट में, अल्टीमेटली आपको एरेज मिलते हैं और ऑपरेशन आपको एरे में ही करना होता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि आपको बहुत सारी इमेजेस मिलती हैं तो वो इमेजेस का एरे हो जाता है, यानी कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। आपको वीडियोस मिलते हैं तो वीडियोस का एरे हो जाता है। यहाँ पर आप देखो बाइनरी के डिजिट्स हैं, ये भी एक तरह का एरे है। 101010 का कलेक्शन है, या 11000010 का कलेक्शन है, तो इसको भी आप एक एरे कह सकते हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप के डिजिट्स हैं, उनका कलेक्शन है सिमिलर टाइप के। तो ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। और आपको पता है कि कंप्यूटर की अपनी खुद की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी है, और सारा डेटा इंटरनली इसी फॉर्मेट में डील होता है और हैंडल होता है कंप्यूटर के अंदर। तो इसका मतलब कंप्यूटर हर तरीके से एरे के साथ ही डील कर रहा होता है। जब भी ज्यादा डेटा आता है, मतलब वो उनको कैटेगराइज करके एरेज बनाएगा और फिर उस पर ऑपरेशन करेगा। तो इसलिए एरेज को ऑपरेट करने के लिए, एरे में ऑपरेशंस के लिए हमें एक स्पेशल लाइब्रेरी दी गई है, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो NumPy एक साइंटिफिक कंप्यूटिंग की बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है। इसको फोर्ट्रान के साथ इंटीग्रेट करके बनाया गया एक हाई लेवल मैथमेटिकल ऑपरेशन की लाइब्रेरी है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये कम से कम मेमोरी में ऑपरेशन करता है, मेमोरी को बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज करता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत फास्ट है। देखिए बहुत सारा डेटा आपको मिलता है, बहुत बड़े एरेज होते हैं, मैंने बताया ना करोड़ों में आपका डेटा, बिग डेटा जब आपके पास आता है, तो वैसे डेटा को, एरेज को हैंडल करने के लिए हमें एक फास्ट ऑपरेशन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो बहुत तेजी से ऑपरेशन कर सके। तो अगर आप कोर पाइथन की लिस्ट को यूज करते हैं इन एरे में ऑपरेशन के लिए, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्लो होते हैं। तो स्पीड को मेंटेन करने के लिए, काम को जल्दी करने के लिए NumPy बनाया गया है, क्योंकि ये बहुत फास्ट है। अब ये कैसे फास्ट है, इसके पास वेक्टराइजेशन और ब्रॉडकास्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये फास्ट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे।
इसके अलावा इसको सी लैंग्वेज से बनाया गया है, इस वजह से भी ये फास्ट है। तो इसमें साइपाई, मैटप्लॉटलिब और मैटलैब जैसी फंक्शनैलिटी एक साथ इंटीग्रेट की गई। तो आप याद रखिएगा, जो एरे होता है वो पाइथन ट्रेडिशनल लिस्ट जो होती है उसी का एक्सटेंशन है। बस लिस्ट में हम सिमिलर डिसिमिलर दोनों टाइप की वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन एरे में हम सिमिलर टाइप की वैल्यू रखते हैं। तो ये भी समझेंगे कि अगर आप डिसिमिलर टाइप की वैल्यू रखते हैं पाइथन में तब क्या होता है। बट अगर सिमिलर टाइप की वैल्यू रखते हैं, इवन सिमिलर टाइप की वैल्यू ही रखनी पड़ती है, अगर आप नहीं भी रखते हो तो वो सिमिलर टाइप की वैल्यूज में सबको कन्वर्ट कर लेता है। तो कैसे काम करता है वो समझेंगे। बट 2 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पाइथन मैब्रिक को बहुत एफिशिएंटली यूज करता है, जो नमपाई है हमारा, और दूसरा ये बहुत फास्ट लाइब्रेरी है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। और अगर आपसे कोई पूछता है तो ये फास्ट क्यों है, तो आप 3 पॉइंट बताएंगे। ये सी लैंग्वेज से डिजाइंड है, दूसरी बात इसमें वेक्टराइजेशन है, तीसरी बात इसमें ब्रॉडकास्टिंग है। तो ब्रॉडकास्टिंग और वेक्टराइजेशन हम लोग अभी समझने वाले हैं। बट उससे पहले हम लोग नमपाई को इंस्टॉल करेंगे, जुपिटर इंस्टॉल करेंगे और उसके फंक्शन समझेंगे एंड देन वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखिए, नमपाई में ऑपरेशन करना है, आप किसी तरीके के किसी भी आईडी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। पाईचार में जुपिटर है तो हम लोग जुपिटर यूज करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई भी फोल्डर आप यहाँ पे बना लीजिए, जैसे कि हमने बना लिया, उसको कुछ नाम दे दीजिए, किसी भी लोकेशन में बना सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ CMD ओपन कर लीजिए, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करिए तो आप यहाँ पे पावरशेल विंडो ओपन कर सकते हैं। एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे पावरशेल विंडो ओपन हो जाएगा, इसी लोकेशन पे आप लिखेंगे pip इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। इंटरनेट चलना चाहिए, आप इसको एंटर करोगे थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। बट कई बार ये एरर भी देता है। तो एरर इसलिए देता है कि हो सकता है आपने पाइथन इंस्टॉल किया हो लेकिन उसका पाथ नहीं सेट किया है। तो पाइथन इंस्टॉलेशन में हमने बताया था कि जब भी आप पाइथन को डाउनलोड करते हैं गूगल से, तो जब आप डबल क्लिक करेंगे ना उसके सेटअप फाइल पे, तो सबसे पहले जो विंडो आती है उसमें नीचे एक ऑप्शन होता है ऐड टू पाथ का। उस ऐड टू पाथ ऑप्शन को जरूर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो आपने पाइथन प्रॉपर इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और जब जुपिटर इंस्टॉल हो जाए तो आप यहीं पे इंस्टॉल कर सकते हो pip इंस्टॉल numpy। numpy भी इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर नहीं इंस्टॉल करना है यहाँ पे तो एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखना जुपिटर नोटबुक। इससे क्या होगा कि जुपिटर ओपन हो जाएगा। तो जब जुपिटर ओपन होगा तो आपको इस तरीके का एप्लीकेशन ओपन होकर के मिलेगा। यहाँ पे क्योंकि अभी तक कोई फाइल नहीं बनाई है तो ये ब्लैंक है, तो आप यहाँ से न्यू फाइल ले सकते हैं। नोटबुक पे क्लिक करिएगा और ये आपको आपकी नोटबुक बना करके दे देगा। यहाँ पे आपको पाइथन 3 पे सेलेक्ट कर लेना है और अब देखिए नाम चेंज करना, आपको अपनी फाइल को किसी नाम से चेंज करके सेव करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करना और जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। अब आपके सामने जुपिटर खुल गया है। यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स बॉक्स हैं, इस पे आप कोड लिख सकते हो अपना। इस कोड बॉक्स के अंदर जैसे मान लो कि हमने लिखा प्रिंट और आपने लिखा हेलो। इसके बाद इसको रन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ये, या फिर शिफ्ट एंटर या फिर कंट्रोल एंटर प्रेस कर दोगे तो यहीं पे आपको आउटपुट भी मिल जाएगा और आपको एक दूसरा बॉक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। इस बॉक्स की कॉपी बनानी हो तो यहाँ पे देखो कॉपी का ऑप्शन है, एज इट इज कॉपी हो जाएगा जो भी इसके अंदर लिखा है। इसको डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। इसके नीचे ब्लैंक चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, इसके ऊपर ब्लैंक चाहिए यहाँ पे क्लिक कर दो। और अगर इसको शिफ्ट करना है ऊपर नीचे तो ये दिया हुआ है, शिफ्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है। इस पे हेडिंग्स बनाने के भी ऑप्शन है, जैसे हमने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया इस तरीके से और इस पे हमने कुछ हेडिंग लिखी। क्या लिखा, आपको हैश के साथ लिखना है numpy। आपको बड़ी हेडिंग बनाना है, फर्स्ट लेवल की हेडिंग, इसमें 6-7 लेवल की हेडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे जाना, मार्कडाउन पे क्लिक करना, उसके बाद शिफ्ट एंटर कर देना, तो ये आपको एक हेडिंग बना करके दे देगा। अगर इससे थोड़ी छोटी चाहिए तो आप 2 हैश लगा सकते हैं, इससे तो और छोटी चाहिए तो 3 हैश लगा सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो, =4, b=7 एंड c=a+b, ठीक है। और प्रिंट कर दो c, रन करो शिफ्ट के साथ एंटर, आपको ये मिल जाएगा। इस तरीके से जुपिटर पे काम करते हैं, हमने सफिशिएंट समझ लिया है जुपिटर के बारे में, ठीक है। अब सीधे चलते हैं numpy। numpy को यूज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे import numpy। अब एक शॉर्ट नेम दे दीजिएगा एज np, ठीक है। इसको शिफ्ट एंटर करिएगा तो यहाँ पे देखो नंबर भी दिखाता है। जब नंबर लिख करके आ जाए इसका मतलब ये रन हो चुका है प्रॉपर और अब आपकी ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। अच्छा, हो सकता है कि आपने वहां पे इंस्टॉल ना किया हो पावर शेल विंडो में, तो आप यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप लिखोगे !pip install numpy, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो।
तो ये इंस्टॉल कर देगा, यहाँ भी इंस्टॉल कर देगा। और अगर आपने पावर शेल विंडो में इंस्टॉल कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं। पावर शेल विंडो को मत क्लोज करिएगा, इसको ओपन रहने दीजिएगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। अब जैसा कि हमने समझा कि numpy बेसिकली एरेज क्रिएट करने का एक लाइब्रेरी है, हम एरेज के साथ डील करने वाले हैं। तो इसका मतलब पहले हमें एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि हम 3 अलग अलग तरीके से एरेज क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर 3 वे टू क्रिएट एन एरे इन numpy। आप देख सकते हो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप फंक्शन यूज करो यूजिंग numpy फंक्शन, और दूसरा तरीका ये है कि आप पाइथन स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर लो, लिस्ट या टपल जो होती है ना पाइथन में, उनको कन्वर्ट कर दो एरे में। और तीसरा तरीका है कोई स्पेशल लाइब्रेरी फंक्शंस। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये वाला देखते हैं, ठीक है। एक नया बॉक्स लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि सपोज करो हमारे पास कोई एक लिस्ट है इस तरीके से। अब इसको हमें एरे में कन्वर्ट करना है। तो फिलहाल आप lt को प्रिंट करो तो ये एक लिस्ट है, नॉर्मल लिस्ट है पाइथन की, लेकिन हमें लिस्ट नहीं चाहिए क्योंकि ये स्लो होगी। अभी 4-6 नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल डेटा होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप हज़ारों में लाखों में डेटा लेते हैं तो वहाँ पे numpy थोड़ा फास्ट होता है, इसलिए हमें numpy की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे इसको पाइथन numpy में कन्वर्ट करेंगे एरे में। तो हम लिखेंगे ar=np.array नाम का एक फंक्शन है, और इसके अंदर हम lt को पास कर देंगे, एंटर कर देंगे, मतलब कंट्रोल एंटर, और इसको रन करिएगा तो देखो भी ये numpy का एरे बन गया। बहुत सिंपल तरीका है, आपके पास लिस्ट हो, आपके पास टपल हो, उसे एरे के अंदर पास करिए। डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा r2=np.array, और यहाँ पे लिखो आप सिंगल डायमेंशन एरे बनाना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, डुअल डायमेंशन एरे बनाना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि हमने डुअल डायमेंशन एरे बना दिया, ठीक है जी। तो ये बन गया है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो r2, ये देखो 2 डायमेंशन एरे बन गया। तो लिस्ट या टपल को कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है। एक तरीका तो ये है एरे बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनका यूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक अरेंज नाम का फंक्शन है, np.arrange लिख सकते हो, और इसमें जैसे कि हमने लिख दिया 20, तो ये 20 तक की वैल्यूज का एक एरे बना देगा, a ऐसे करके, ये देखो। तो 0 से लेके 19 रेंज फंक्शन की तरह काम करता है, जो आपने दिया है वहां 0 से लेके वहां तक। अब इसी को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि हमने लिखा np.arrange, और यहाँ पे लिखा 10 से लेके 20 के बीच के एरे बना दो। तो अब आप यहाँ पे b को प्रिंट करोगे तो 10 से 20 के बीच का एरे बनाएगा। लास्ट वैल्यू इंक्लूसिव नहीं है, मतलब 19 तक जाएगा। स्टेप वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे c लिखा np.arrange, और लिखा 10 से लेकर के 50 तक, स्पेशली 51 ले लेते हैं ताकि ये 50 तक जा सके। तो हमने 51 ले लिया और एंटर कर दो। उसके बाद सी को प्रिंट करके देखो, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 10 से 50 तक बना देगा। और इसी में अगर हमने स्टेप लिख दिया कि 5 के स्टेप से चलना, तो अब आप देख सकते हो 5 के स्टेप से 10, 15, 20, 25 इस तरीके से नंबर्स आते हैं, एरे बन गया। अच्छा, हमारे पास एक रीशेप फंक्शन भी होता है, तो आप किसी भी एरे को रीशेप करके किसी भी डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सिंगल डायमेंशन एरे ही बना हुआ है 10 से 50 तक, तो इसी में आप लगा दो डॉट रीशेप, और इसको बता दो कि कितने में कन्वर्ट करना है। तो हमने कहा 10,5 में इसको कन्वर्ट कर दो इस डायमेंशन में। तो आप देखेंगे यहाँ पे आई थिंक हमारे पास वैल्यूज ज़्यादा हैं कुछ इस तरीके से, और शेप में वो सेट नहीं हो पा रही है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 50 तक, और क्योंकि अब हमारे पास 40 वैल्यू हैं तो हम 8,5 में से कन्वर्ट कर सकते हैं। सी देखो, जितने भी वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से एरे का डायमेंशन सेट होता है। वैल्यूज़ फुलफिल होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए उसके डायमेंशन के हिसाब से कि कितनी वैल्यूज़ हैं। 10 से 50 के बीच में आप देखोगे 49 तक, तो 40 वैल्यूज़ हैं, और उनको 8,5 में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसको हम 10,5 में नहीं कर सकते, क्योंकि 10,5 का मतलब 50 वैल्यू होनी चाहिए, तो वो एरर आ जाएगी। इस तरीके से रीशेप किया जा सकता है। अब ऐसे जैसे हमारे पास एक और फंक्शन है, ये दूसरा तरीका हम लोग देख रहे हैं, np.random नाम का एक फंक्शन है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लिखो 2,2, ठीक है। तो अब 0 और 1 के बीच की रैंडम वैल्यूज उठाएगा, कुछ भी हो सकती है 0 1 के बीच में, और उसका एक 2,2 का एरे बना देगा। अब इसी में आप चाहो तो कुछ बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि ये पूरा एक एरे बना रहा है, हमने कहा इसको 57 से मल्टीप्लाई कर देना, तो देखो कुछ बड़ी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इसी को चाहे तो हम राउंड कर सकते हैं, तो हमने कहा np.round फंक्शन लगा दो और एंटर कर दो, कितना 0। तो अब देखो यहाँ पे 0 डायमेंशन पे इसने उस पर डेसिमल प्लेस पे उसने राउंड कर दिया है 0 पे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम बड़ी वैल्यूज लेके आ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 107 से मल्टीप्लाई करना, कुछ बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी।
तो आप इस तरीके से एरे बना सकते हैं रैंडम डॉट रैंडम का यूज़ करके। ऐसे हमारे पास एक फंक्शन है रैंडम डॉट रैंडिंट, और इसमें आप बता सकते हो कि आपको किन वैल्यूज़ के बीच में एरे चाहिए। हमने कहा 10, 20 के बीच में चाहिए, और कितना एरे चाहिए, हमने कहा 3, 3 का एरे चाहिए, इस तरीके से। तो ये एरे बना के दे देगा रैंडम डॉट, इसमें कुछ मिस्टेक है, सॉरी, np डॉट रैंडम डॉट। तो आपको देखो 10 से 20 के बीच में वैल्यूज मिल जाएंगी, 3, 3 का एरे मिल जाएगा आपको। और अगर आपको कोई बहुत बड़ा एरे बनाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो np डॉट रैंडम डॉट रैंड, और इस पर बता दो जैसे कि हमें 1,00,000, 1,000, 10,000 ऐसे करके बड़ी वैल्यूज का एरे चाहिए। ये बहुत बड़ी वैल्यू का एरे बना देगा। अब ये बहुत बड़ा एरे है, सारी वैल्यूज एक साथ नहीं दिख सकती हैं, तो यहाँ बीच में 3 डॉट लगा के उसने दिखाया है। तो NumPy में इस तरीके से होता है कि बहुत बड़ा डेटा होता है तो बीच में डॉट लगा करके हाइड कर देता है, स्टार्टिंग का कुछ डेटा और लास्ट का कुछ डेटा दिखा देता है। बट इतनी बड़ी वैल्यूज का एरे हमारे पास बन चुका है, ठीक है। आप इसको रीशेप करके किसी भी साइज में शेप में ले आ सकते हो। अब जैसे मान लो सम नाम का एक np डॉट सम नाम का एक फंक्शन होता है। अगर हम इसको यहाँ पे सम करें तो देखो ये सम आ गया, और इसका टाइम पता करते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज टाइम इट, ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और बताएगा कि इसमें 20.6 मिली सेकेंड का टाइम लगा हुआ है इस पूरे डेटा को सम करने में, ठीक है। अब इसी में अगर हम इस np डॉट रैंडम डॉट रैंड से जो एरे बनता है, ठीक है, यही नंबर कॉपी करेंगे हम, सेम टू सेम कॉपी करते हैं और पेस्ट, यही एरे बनाएंगे। और इसको हम सम कर रहे हैं किससे, पाइथन के नॉर्मल फंक्शन से। देखो सम लगा दिया, ये इसको ऐड करेगा, और हमने कहा इसको जरा टाइम करके देखो, तो हमने लिखा टाइम इट और एंटर कर दिया। तो ये इस एरे को बनाएगा, और देखो इसने कितना टाइम लिया ऐड करने में, 183 मिली सेकेंड। तो आप देखो कंपैरिजन करके देखो कि NumPy वाले सम ने 20 मिली सेकेंड का टाइम लिया है और इसने 183 मिली सेकेंड का टाइम लिया है। तो यही गैप आप समझ सकते हो कि कितना गैप है, कितना फास्ट है NumPy, कई गुना फास्ट है NumPy। पाइथन के फंक्शंस और पाइथन के जो भी ट्रेडिशनल लिस्ट या टपल हैं, मेथड्स हैं, उनके कंपैरिजन में NumPy इस तरीके से फास्ट है। तो हम लोगों ने ये 2 तरीके देखे NumPy एरे बनाने के, एक तो कन्वर्ट करने का, और दूसरा ये कुछ फंक्शंस हैं NumPy के, उनका यूज करके। और तीसरा तरीका है कुछ स्पेशल फंक्शंस यूज करके ऑफ NumPy एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो जैसे हमारे पास एक np डॉट जीरोस का एरे है, तो आप इसको बता दो कि किस साइज का एरे बनाना है। हमने कहा 4,5 का एरे बनाना है, तो ये जीरोस का एरे बना देगा, ठीक है। ऐसे np डॉट वंस का एरे बनाना है, आपको कितने साइज का एरे बनाना है इसको बता दो कि हमने कहा 3,4 का बनाना है, तो ये वंस का एरे बना देगा। ये है स्पेशल फंक्शंस जो स्पेशल टाइप के एरे बनाते हैं, और ये सब मशीन लर्निंग में काम आते हैं इस तरीके के एरे, तो इसलिए इनको यूज किया जाता है। जैसे np डॉट आई है, ठीक है, आप यहाँ 3,3 लिख सकते हो, तो ये आपको एक डायगोनल में 1 दे देगा और इस एरे को बना के दे देगा। ये भी एक स्पेशल टाइप का एरे होता है। ऐसे आपके पास np डॉट फुल है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2, या 3,3 का एरे चाहिए, और उसमें जो भी नंबर आपको रखना है 5 चाहिए, तो देखो 5 का 3,3 का एक एरे बना करके दे देगा। तो ये स्पेशल फंक्शंस होते हैं एरे बनाने के। एज ए np डॉट, यहाँ पे लाइन स्पेस नाम का एक फंक्शन है, इसमें आप बता सकते हो कि जैसे 0 से 10 तक के हमें वैल्यूज चाहिए, लेकिन इन बिटवीन हमें 4 अलग अलग गैप के साथ वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हैं और सबके बीच में इक्वल गैप है, ठीक है। लाइन स्पेस का मतलब यही होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि हमें 1 से 10 के बीच चाहिए, लेकिन 5 इक्वल गैप में वैल्यूज चाहिए, 5। तो देखो 1, 3.25, 5.5, 7.75 और 10 इक्वल गैप है सभी के बीच में। तो इस तरीके का एक एरे बनाना है तो आप लाइन स्पेस को यूज कर सकते हो। तो ये 3 अलग अलग तरीके हमने देखे एरेस को क्रिएट करने के, ठीक है, NumPy में। अभी देखते हैं NumPy के कुछ फंक्शंस और देखते हैं, क्योंकि NumPy में बहुत सारे फंक्शन, इतने सारे फंक्शन है तो हम एक साथ सारे पढ़ ही नहीं सकते, बट हम जिस फील्ड में जाते हैं उस फील्ड के फंक्शंस यूज कर सकते हैं। सो ऑलवेज वी हैव टू फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन, हमें डॉक्यूमेंटेशन पे जाना ही होता है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के गूगल के हम लोग सारी चीज़ें रट नहीं सकते हैं। तो आपको भी NumPy को अंडरस्टैंड करना है किस तरीके से काम करता है। ज़्यादातर फंक्शंस पढ़िए, उनको याद करिए, बट सारे फंक्शंस पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, उनके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, मान लो कि हमने यहाँ पे एक एरे बना लिया np डॉट एरे, और यहाँ पे हमने क्लिक ले लिया, ठीक है, तो एरे बन गया। अब इसके शेप को पता करना है तो आप शेप लिख सकते हो। ये देखो शेप सिंगल डायमेंशन एरे है तो इसने सिंगल बोला है।
अगर यहाँ पे ये डुअल डायमेंशन एरे होता, जैसे कि मान लो हमने ये बना दिया, डुअल डायमेंशन एरे बना दिया, तो अभी आप इसको रन करके देख सकते हो कि 2,3 का एक एरे बना के दे रहा है। ऐसे अगर हमको डायमेंशन पता करना है तो हम लिखेंगे एंडिंग, तो ये डायमेंशन बता देगा। ऐसे हमें अगर आपको साइज़ पता करना है तो आप लिखोगे यहाँ पे साइज़, तो ये बता देगा कितनी वैल्यूज़ हैं। हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे ऐड डॉट आइटम साइज़, तो ये बता देगा आइटम साइज़ कितना लेता है। ये देखो, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन बाइट्स, तो ये बता देगा कि एरे में टोटल बाइट्स कितने यूज़ हो रहे हैं, 24 है ना। 6 आइटम है और हर एक आइटम 4 बाइट का स्पेस ले रहा है, तो 24 बाइट्स हो गए। तो इस तरह से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पता कर सकते हो। आप np डॉट अंडरस्कोर वर्जन लिख करके अंडरस्कोर numpy का वर्जन पता कर सकते हो, ठीक है। आप np डॉट शो कॉन्फिग करके फंक्शन से आप numpy का पूरा कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हो। इसके अलावा आप np डॉट इन्फो लिखो और इसके अंदर किसी भी फंक्शन को पास कर दो। जैसे हमने लिख दिया np डॉट ऐड, ठीक है, एक फंक्शन होता है numpy में np डॉट ऐड, तो ये उस फंक्शन के बारे में डिटेल में बताएगा। देखो कि ये फंक्शन क्या करता है। ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फंक्शन अलग अलग एरेज को, ये देखो 2 अलग अलग एरेज को उठा करके ऐड कर देता है। तो जैसे एक x1 एरे है सेम साइज का, एक x2 एरे है सेम साइज का, उन दोनों को ऐड करके तीसरा एरे बना देगा, ये काम करता है। तो विद एग्जाम्पल ये डिटेल बता देगा। तो इस तरीके के फंक्शन आपको मिलेंगे, आप देख सकते हो numpy में। अब जैसे मान लो कि हमने ये यहाँ से हटाया और इसको सिंगल डायमेंशन एरे वापस से ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एक सिंगल डायमेंशन एरे आ गया है। अब इस एरे में डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकते हो, इंटू 5 कर दो तो सभी वैल्यूज में 5 को मल्टीप्लाई कर देगा। आर डॉट डिवाइड 7 कर दो, हर एक वैल्यू में 7 से डिवाइड कर देगा। यही बेसिक बेनिफिट है, डायरेक्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं numpy में। अब जैसे आर डॉट वेयर लगा दो और वेयर के अंदर फंक्शंस लगा दो कि आर में डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 0, जो वैल्यूज हैं वो दिखाओ। इसका मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पे np लगाना है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इंडेक्स नंबर बता देगा कि इस इंडेक्स नंबर पे वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करती हैं। इस कंडीशन को फॉलो करने का मतलब है कि वो सारी इवन होंगी। तो अगर हमें वो वैल्यूज चाहिए तो हम इसी को np जो हमारा एरे था उसके इंडेक्स के अंदर पास कर सकते हैं। देखो तो सारी वैल्यूज भी आ जाएंगी 2 4 6। ये क्या है, देखो एरे के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही तो हम बता देते हैं इंडेक्स नंबर, तो ये बताता है कि उस इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है। तो हमने इस इंडेक्स नंबर ब्रैकेट के अंदर ये वाली कंडीशन पास कर दी है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स नंबर निकल करके आ रहा है उस इंडेक्स नंबर की वैल्यूज हमें मिल जा रही हैं। तो आप इस तरीके से np.where को यूज कर सकते हो इंडेक्स पता करने के लिए, और np.where को यहाँ पास कर सकते हो वैल्यूज पता करने के लिए। तो ये एक एक वैल्यू पे विजिट करना, ये स्लाइसिंग कहलाता है, आपको पता ही है। और अगर आपके पास 2D एरे है, जैसे कि यहाँ पे था एक 2D एरे आपके पास, ये रहा 2D एरे, इसमें कुछ वैल्यूज और बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक और बढ़ा दिया यहाँ पे 9,9,9, ये हमारे पास एक 2D एरे है। अब इसी में शेप भी था जैसे, तो हमें रो का साइज पता करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट एंड लिख सकते हैं रोज कॉमा करके ऐड डॉट शेप में इंडेक्स नंबर बता दो 0, क्योंकि ये क्या दे रहा था, ये आपको एक वो दे रहा था, टपल दे रहा था, तो उसका 0 इंडेक्स से रोज पता चल जाएगा। और अगर आपको कॉलम चाहिए तो 1 इंडेक्स दे दो तो कॉलम बता देगा, ठीक है। अब यहीं पे आप लिख सकते हो ऐड, और यहाँ पे आप जैसे लिखोगे कॉलम 3। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि रो नंबर 1 से लेके 3 तक की सारी वैल्यूज दे दो। तो 0 1 ये रहा और 2 ये है, और 3 का मतलब होता है कि लास्ट वैल्यू तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये हमने स्लाइसिंग में पढ़ा था, अगर हम यहाँ पे 0 लिख दे तो ये 0 से लेगा और 2 तक, तो 2 नहीं आएगा क्योंकि लास्ट वैल्यू नहीं इंक्लूड करता है। तो 0 और 1 दोनों रो आ जाएंगी, ये देखो, इसी को हम स्लाइसिंग कहते हैं। अगर हमारे पास सिंगल डायमेंशन एरे होता तो इस रेंज की वैल्यू आती, और हमारे पास डुअल डायमेंशन एरे तो इस रेंज की रोज निकल करके आ जाते। अगर हमें कॉलम में भी कंडीशन लगानी है, हमें कॉलम सारे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और अब कॉलम, जो कॉलम है उसके लिए कंडीशन लगा देंगे कि हमें कॉलम में कौन सा चाहिए। तो कॉलम ये 0 इंडेक्स नंबर का कॉलम है, ये 1 इंडेक्स नंबर का कॉलम है, ये 2 इंडेक्स नंबर का कॉलम है। तो हमने कहा कॉलम 1 से लेकर 3 तक चाहिए। अब ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 3 मिल गया। तो जैसे आपको लास्ट की 4 वैल्यूज चाहिए, ये वाली वैल्यूज कौन सी, 5 6 9 9, ये दोनों वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 1 से लेकर के 3 तक चाहिए, ठीक है। तो 1 का मतलब ये यहाँ से उठाएगा और 2 इसको उठा लेगा, 3 तो है ही नहीं
और 3 वैसे भी इंक्लूड नहीं करेगा ये, तो ये उठा लेगा। अब आपको कॉलम में लगाना, तो कॉलम में 1 से लेके 3 तक लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये रहा 1 और ये रहा 3। अब आप इसको रन कर दो तो आप जो बोल रहे थे कि 5699 चाहिए वो आ जाएगा। इस तरीके से, इसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग ऑपरेशंस, जहाँ पे हम रो और कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यूज फिल्टर कर पाते हैं। अब जैसे मान लो आपको 1 2 4 5 चाहिए, तो आप यहाँ लिखेंगे 0। अच्छा, जब 0 से स्टार्ट करना हो तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ तक जाना है? 2, है ना। स्टार्टिंग का ब्लैंक कर दिया तो उसका मतलब होता है 0 से उठाना है। ऐसे ही कॉलम भी चाहिए 0 से, तो चाहे 0 लिखो और चाहे ब्लैंक छोड़ दो। और कहाँ तक जाना है? 2 तक जाना है, तो 0 और 1 उठा लेगा, ये देखो। तो 1 2 4 5। तो इस तरीके से स्लाइसिंग आप ऑपरेशंस कर सकते हो। अब जैसे आपको 4 5 9 9 चाहिए, एक और करके दिखाता हूँ। 4 5 और 9 9 चाहिए, तो 4 कहाँ से आ रहा है? रो के अकॉर्डिंग देखोगे तो 1 पे आ रहा है 4, ठीक है। और लास्ट तक जाना है इसलिए 3, तो लास्ट तक जाना है तो लिखने की जरूरत ही नहीं, ब्लैंक छोड़ दो, लास्ट तक उठा लेगा। और यही चीज़ कॉलम के साथ है। कॉलम में 0 से उठाना है और 0 से लास्ट तक नहीं जाना है। ये रहा 0, ये रहा 1, 1 तक जाना है, तो 0 और 2 ले लिया हमने और एंटर कर दो। ये देखो 4 5 9 9 आ गए। तो इन 4 वैल्यूज को इसने उठाया। तो ये स्प्लाइसिंग ऑपरेशंस होते हैं, इस तरीके से आप पिकअप कर सकते हो। तो अभी इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो अब इस 2D एरे में नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमारे पास एक होता है np.flip नाम का फंक्शन। तो किसे फ्लिप करना है? एर को फ्लिप करना है। तो अब यहाँ पे देखो ये फ्लिप मिलेगा आपको। तो फ्लिप का मतलब क्या होता है कि ये बाय डिफॉल्ट इस रो को टॉप में ले जाता है और इस रो को लास्ट में ले गया, यानी रो वाइज इसने फ्लिप कर दिया। तो क्यों? क्योंकि इसके कॉमा में एक्सिस जो है वो 0 होता है। बाय डिफॉल्ट एक्सिस क्या होता है? 0 होता है। 0 का मतलब रो वाइज फ्लिप करो। अगर हम इसी को 1 कर दें तो ये कॉलम वाइज फ्लिप करेगा, ये देखो। तो कॉलम वाइज का मतलब क्या होगा? फर्स्ट कॉलम लास्ट में चला गया, लास्ट कॉलम फर्स्ट में आ गया। तो ये फ्लिपिंग होती है। 0 और 1 के अकॉर्डिंग आप इसे फ्लिप कर सकते हो। और आप एक्सिस में नन भी लिख सकते हो। नन लिखने से क्या होगा? ये देखो, नन लिखने से क्या हुआ कि जस्ट ऑपोजिट हो गया है। मतलब रो भी चेंज हो गई है, कॉलम भी चेंज हो गया। तो ये 3 9 9 ऊपर उठे, ऊपर यहाँ पे आए, और फिर कॉलम वाइज भी ये रोटेट हो गए, उसमें फ्लिप हो गए हैं। तो ये रीज़न है कि ये 1 2 3 नीचे आए होंगे और नीचे रो वाइज नीचे आए हैं, और फिर कॉलम वाइज भी ये फ्लिप हुए हैं। तो 3 स्टार्टिंग में चला गया, 3 2 1, ये देखो आ रहा है। फिर ऐसे 6 5 4 हो गया है, और ये 999 नीचे से ऊपर गया, क्योंकि 999 है इसलिए 999 के चेंजेस उसमें नहीं पता चल रहे हैं। हम कोई और नंबर दे देते हैं, 5 9 1 दे देते हैं। अभी देखो आप, नन का मतलब क्या है? 591 था लेकिन ये ऊपर गया और उसके बाद 195 हो गया। तो नन, जो एक्सिस नन है, इसका मतलब रो कॉलम दोनों चेंज करने हैं। और अगर रो चेंज करना है तो 0 कर दो, तो ये रो को फ्लिप करेगा, और कॉलम चेंज करना है तो कॉलम। ऐसे हमारे पास एक np.transpose करके फंक्शन होता है। तो ट्रांसपोज में क्या होगा कि आप एरे को ट्रांसपोज कर पाएंगे, यानी रो को कॉलम में चेंज कर देगा, कॉलम को रो में चेंज कर देगा। तो देखो अभी 1, ये जो एरे था हमारा, मेन एरे कौन सा है? इसको मैं फ्लिप वाला हटा देता हूँ। मेन एरे हमारा था ये 1 2 3 रो में था, अब देखो 1 2 3 कॉलम में आ गया। 1 4 5 कॉलम में था, अब देखो 1 4 5 रो में आ गया। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देगा। अच्छा, कैपिटल टी लिख करके भी आप इसे कर सकते हो, यानी जो काम ये फंक्शन कर रहा है वही काम डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो। इसी तरीके के ढेर सारे फंक्शन हैं हमारे पास। जैसे आप एरे को स्प्लिट कर सकते हो, np.split नाम का एक फंक्शन है। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे कितने में स्प्लिट करना है और किसको स्प्लिट करना है। तो हमने कहा एरे को स्प्लिट करो और 3 स्प्लिट कर दो। तो देखो 3 एरे बना दिए उसने, ठीक है। अब आप चाहो तो इन तीनों एरे को अलग अलग वेरिएबल में ले सकते हो, x1, x2, x3 इज इक्वल। तो आपके पास तीनों एरे आ गए हैं। x1 अलग ले सकते हो आप, x2 और x3 ऐसे करके। ऐसे आप लिखोगे np.insert, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, किसमें? एर में। कहाँ पे? 1 पे। कौन सी वैल्यू? 5। ये करके देखो, इंसर्ट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको अगेन हम चेंज करते हैं और रन करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 1 5, इंडेक्स नंबर 1 पे 5 ऐड हो चुका है। लेकिन ये तो हमारे पास 2D एरे था, और इसने क्या किया? इसे सिंगल डायमेंशन एरे में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको डायमेंशन नहीं बताया था, इस वजह से इसने ऐसा किया है। तो हमें डायमेंशन भी बताना पड़ेगा। जैसे ये 2D एरे है, तो हमने डायमेंशन यहाँ पे एक कॉमा करके 0 लिख दिया। तो हम बोल रहे हैं कि रो वाइज इंसर्ट करो। तो अभी आप देखो, इसमें देखो 1 इंडेक्स नंबर, ये रहा 1 इंडेक्स नंबर पे 5 की एक रो इंसर्ट हो गई है। और अगर हम यहाँ पे 1 कर दें तो 1 इंडेक्स नंबर पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाए। 1 का मतलब होता है कॉलम। तो 5 का 3 5 लेकर के उसने एक कॉलम बना दिया और 1 इंडेक्स नंबर पे एक कॉलम इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही होता है डिलीट, np.delete। आप यहाँ पे डिलीट फंक्शन लगाओ,
और यहाँ पे एरे दे दो और बता दो कि आपको क्या डिलीट करना है, एक साथ एक एक करके डिलीट करना है या एक साथ, जैसे हमने कहा 1 डिलीट कर दो तो ये डिलीट कर देगा। अब अगेन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, अगर हम यहाँ पे 0 दे दो तो रो वाइज, तो इसका मतलब हुआ कि आप 1 इंडेक्स नंबर की रो डिलीट करना चाहते हैं तो इसने इसको डिलीट किया होगा। अगर हम यहाँ पे कर दे 1 तो हम इसका मतलब है कि हम 1 इंडेक्स नंबर की कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, तो इसने 1 इंडेक्स नंबर का कॉलम डिलीट किया होगा। ठीक है, मेन एरे आपका ये है, तो 1 इंडेक्स नंबर का ये वाला कॉलम चला गया। देखो मेन एरे में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ये जो भी हम कर रहे हैं मेन एरे में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ आउटपुट दिखा रहा है। अभी आप एरे को प्रिंट करोगे तो एरे वैसा ही आएगा, ये देखो। अगर आप चाहते हो कि एक्चुअल में डिलीट होकर के उसी टेबल में चेंजेस, उसी कॉलम में उसमें चेंजेस हो जाए एरे में, तो आप लिखोगे एर इज इक्वल। ठीक है, जब आप ये लिख के एंटर करोगे तब ये डिलीट करने के बाद जो नया एरे आया है वो एरे में स्टोर हो जाएगा, तो एरे का जो पुराना एरे है वो ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखते हो तो सिर्फ आउटपुट में आप देख पा रहे हो कि कॉलम डिलीट हुआ है, लेकिन एक्चुअल एरे में अभी भी डिलीट नहीं हुआ है जब तक आप उसे वापस दोबारा असाइन नहीं करोगे उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से डिलीट कर सकते हो, और आप एक साथ मल्टीपल भी बता सकते हो। आपने जैसे यहाँ पे एक लिस्ट बनाई और आपने बोला कि आपको 1 और 2 डिलीट करना है, तो ये 1 और 2 डिलीट कर देगा। और आज जैसे आपको रो डिलीट करनी थी तो यहाँ पे 0 लिख दो, तो ये 1 और 2 नंबर की रो डिलीट करेगा, तो 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो एक साथ डिलीट भी कर सकते हो। ऐसे हमारे पास अपेंड फंक्शन होगा, रीसाइज फंक्शन होगा, कॉन्कैटिनेट फंक्शन होगा, ढेर सारे फंक्शन है गाइस। दो को ऐड करना, या किसी एरे में अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन पता करना है, आप लिखोगे ऐड.std तो स्टैंडर्ड डिवीजन बता देगा। आप लिखोगे ऐड.मीन तो उसका एवरेज निकल आएगा। आप ऐड.मैक्स फंक्शन लगाओगे, मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। ऐड.मिन फंक्शन लगाओगे, मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। इस तरीके से फंक्शंस हैं इसमें। पूरे एरे के बारे में आप सर्च कर सकते हो, हज़ारों हज़ारों फंक्शंस मिलेंगे। आपको बस अपनी रिक्वायरमेंट का फंक्शन गूगल में सर्च करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। आप गूगल में डायरेक्ट सर्च कर सकते हो तो वहाँ पे नमपाई की ऑफिशियल वेबसाइट भी मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी अदर वेबसाइट भी हैं जिन्होंने फंक्शन के बारे में बता रखा है। अच्छा, हम लोग डेटा टाइप के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो AR इज इक्वल, हम लिखते हैं np.array, तो जैसा हमने बताया कि आपकी जो वैल्यूज़ है ना, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एक डेटा टाइप डिसाइड कर लेता है वो। ठीक है, ये एक डेटा टाइप डिसाइड कर लेता है। चलो देखते हैं क्या डिसाइड करता है। तो डी टाइप नाम का एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, उससे पता चलेगा कि देखो बाय डिफॉल्ट इसने डी टाइप लिया है। कौन सा? int 32। तो अब अगर हम गलती से किसी एक में फ्लोट टाइप की वैल्यू रख दें तब ये क्या करेगा? क्या ये एरर देगा? क्योंकि एरे की परिभाषा है, एरे की डेफिनेशन है कि सिमिलर टाइप की वैल्यू का कलेक्शन होना चाहिए। तो क्या ये एरर देगा? तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एरर तो नहीं दिया इसने। फिर क्या होगा? देखो यहाँ पे इसने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट। एक्चुअल में इसने सभी वैल्यूज को फ्लोट बना दिया है। अगर सभी वैल्यू को फ्लोट बना दिया है तो इसी वजह से इसमें डी टाइप बता रहा है फ्लोट। देखो एक फंक्शन टाइप भी होता है, वो आपके इस वेरिएबल का टाइप बताएगा। देखो एर क्या है? नमपाई n डायमेंशन एरे है, लेकिन अगर आपको उस एरे के अंदर की वैल्यूज का टाइप पता करना है तो आपको यही लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? डी टाइप। तो डी टाइप से पता चल रहा है कि 64 बाइट का फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। तो एक वैल्यू जिस टाइप की होगी उसी टाइप की सारी वैल्यू बना देगा, जो सबसे बड़ा डेटा टाइप। जैसे हमने यहाँ पे सिंग लिख दिया, तो सिंग क्या है? स्ट्रिंग टाइप है। तो अब देखो, कहने के लिए, देखने के लिए इसमें इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, लेकिन एक्चुअल में इसने सबको यूनिवर्सल 32 साइज का स्ट्रिंग बना दिया है। ठीक है, और उससे कम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देख सकते हो, जैसे एरे को प्रिंट करोगे ना तो आप देखोगे 1 2 3 सबको कोटेशन के अंदर बंद करके रखा है इसने, क्योंकि इसने सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए सिंगल डेटा टाइप ही रखें वैल्यूज का, अगर नहीं रखेंगे तो ये खुद कन्वर्ट कर देगा। और अगर आपको पता करना है डेटा टाइप तो आप इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा देखो, जब आप एरे बनाते हो तो आप चाहो तो साइज डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा, क्योंकि इंटीजर में भी बहुत सारे साइज होते हैं। जैसे अभी 32 आ रहा है, आप मान लो हमें छोटे नंबर रखने हैं, 32 हमारे लिए बहुत बड़ा साइज है, इतना नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे कॉमा लिखेंगे, डी टाइप इज इक्वल लिखेंगे इंट 16। तो अभी क्या है? 16 के साइज पे रहेगा। ये देखो 16 का साइज आ गया। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे देखो बहुत सारे डेटा टाइप हैं, आप इसको भी सर्च करके देख सकते हो। इंटीजर 16 है, 32 है, 64 है, इंट, बिग इंट, फ्लोट के साइज हैं, डबल के साइज हैं, स्ट्रिंग के साइज है अलग अलग। अब अगर आपको एक डेटा टाइप को दूसरे में चेंज करना है तो आप उसके लिए भी फंक्शन यूज कर सकते हो। आप लिखोगे एस टाइप, सॉरी np.asType और यहाँ पे एर लिख दो। ठीक है, तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? तो हमने यहाँ पे बोला
तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐड डॉट एज टाइप और यहाँ पे बता दो, जैसे कि हमने कहा हम इसे फ्लोट टाइप में बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखो फ्लोट टाइप में बदल गया। तो भले ही यहाँ पे 1 2 3 4 है, लेकिन इसमें 1.0 2.0 3.0 4.0 0 दिख नहीं रहा, बट ये फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अब जैसे इसमें आप कोई एक वैल्यू फ्लोट रख दें तो अब ये एरर भी दे देगा, क्योंकि आपने फोर्सफुली बोल रखा है कि इसको इंटीजर 16 में बदलना, लेकिन वैल्यू आप दे रहे हो 1.6। अगर आपने डेटा टाइप नहीं बताया होता तो ये सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता, लेकिन क्योंकि आपने डेटा टाइप बता दिया है तो अब ये यहाँ पे एरर भी जनरेट करके देगा आपको, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं लास्ट में। ब्रॉडकास्टिंग एंड वेक्टराइजेशन नमपाई के बहुत स्पेशल फीचर हैं और इन्हीं की वजह से नमपाई बहुत फास्ट ऑपरेशंस करता है। तो आप यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करेगा। जैसे सपोज करिए आप कोई एरे लेते हैं, x इज इक्वल, आपने एक एरे लिया जिसमें आपने कुछ वैल्यू रखी हुई है। ये ऑपरेशन हमने अभी करके देखे हैं, मान लो ये 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ वैल्यूज हमने एक एरे के अंदर रख ली। अगर हम यहाँ पे x इंटू 5 लिख दें, x इंटू 5, तो क्या होगा, x की जो वैल्यूज हैं हर एक वैल्यू में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 10 15 और 20 ये हमारे एरे की नई वैल्यूज बन जाएंगी। तो सोचिए कि हमारे पास एरे एक सिंगल वेरिएबल में है, लेकिन हमने डायरेक्ट 5 मल्टीप्लाई किया और इसने डायरेक्टली सबके साथ ऑपरेशन कर दिया। ये पॉसिबल हो पाता है वेक्टराइजेशन और ब्रॉडकास्टिंग की वजह से। होता क्या है कि हमारे पास जो एरे है उसमें 1 2 3 और 4 जो वैल्यू हैं, इन सब के साथ 5 को सेपरेटली मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसके साथ भी 5 होगा, इसके साथ भी 5 होगा। तो जब 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, सभी के साथ एक साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा, तो ये सारे रिजल्ट एक साथ यहाँ पे आएंगे। यानी एक सिंगल क्लॉक पल्स पे एक साथ सारे पैरेलल ऑपरेशन होते हैं। ऐसा लगता है कि 5 पहले इस पे मल्टीप्लाई होगा, फिर इस पे मल्टीप्लाई होगा, फिर इस पे होगा, फिर इस पे होगा, बट ये इस तरीके से काम नहीं करता है। ये एक साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करता है और एक वन गो में एक सिंगल क्लॉक पल्स पे एक ही बार में ये ऑपरेशन हो जाता है पैरेलली, यानी 4 ऑपरेशन एक साथ एक ही साथ होंगे, पैरेलली होंगे, तो सबका ऑपरेशन का रिजल्ट एक साथ आ जाएगा। तो अब देखिए एक साथ होने की वजह से फास्ट है। अगर हम 1 बाई 1 करते जैसा कि लूप में होता है, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें 1 बाई 1 होता तो ये टाइम टेकिंग हो जाता, लेकिन ये क्योंकि एक बार में हो जाते हैं, पैरेलली होते हैं, इसलिए फास्ट होता है। तो इसी प्रोसेस को वेक्टराइजेशन कहते हैं कि ये पैरेलल ऑपरेशन करता है। और दूसरी बात, पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए 5 का इन सभी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई जरूरी है और सभी के साथ मल्टीप्लाई अलग अलग करने के लिए 5 की इतनी कॉपी बननी भी तो जरूरी है। तो इस 5 की 4 कॉपी बनानी पड़ेंगी, तभी ये चारों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4 कॉपी जो 5 की बनाई गई हैं, इसी को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। मतलब आपके पास एक साइड का डायमेंशन अलग है, साइज अलग है, और दूसरे साइड का साइज अलग है, तो दूसरे वाले के साइड, दूसरा साइड जो है उसके साइज को भी पहले वाले के इक्वल करके तभी तो ऑपरेशन हो पाएगा। तो इक्वल करने के लिए इसकी जो कॉपी बनाता है, मल्टीपल कॉपी बनाता है, इसी को हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और इसी को एक बार आप नेट पे सर्च करके देखेंगे तो आई थिंक ये क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग मैंने सर्च किया तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास 4,3 का एक एरे है और इसमें 3 के साइज की वैल्यू मल्टीप्लाई की जा रही है डायरेक्ट। तो अब देखो इसने क्या किया है, इन 0 0 0 के साथ 0 1 2 मल्टीप्लाई तो होगा ही, साथ में देखो 0 1 2 की एक और कॉपी बनेगी जो अगली लाइन के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर एक और कॉपी बनेगी, एक और कॉपी बनेगी, जो सबके साथ अलग अलग। तो हर एक साइड जो डायमेंशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसकी कॉपी बना दी गई है। इसी को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, क्योंकि इसने कॉपी बनाई, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है पैरेलली, इसको हम बोलते हैं वेक्टराइजेशन। और यही दो कॉन्सेप्ट मिल करके नमपाई को बहुत फास्ट बनाते हैं। तो गाइस ये हम लोगों ने नमपाई का एक प्रॉपर एक्सपोजर ले लिया है, बहुत डिटेल में विद प्रैक्टिस आपको पढ़ना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप बाकी गूगल और डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, कोई डाउट आ रहा है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पांडास लाइब्रेरी पढ़ेंगे, और पांडास लाइब्रेरी में हम लोग सीरीज और इसके अलावा डेटा फ्रेम के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।